तो कोरोना को लेकर, खासकर ओमिक्रॉन को लेकर आपके जहन में जो भी सवाल है, उन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ इस बीमारी के एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज नेशन पर जुड़ने के लिए। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि अब पूरी दुनिया को लेकर अलग अलग एस्टिमेट सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि अगर ओमिक्रॉन इसी तरीके से बढ़ता रहा तो दुनिया की 40% आबादी को कोरोना हो जाएगा, 14 लाख मामले रोजाना आ जाएंगे, देश में तीसरी लहर आ सकती है। क्या आपको वाकई लगता है कि भारत में तीसरी लहर आ सकती है ओमिक्रॉन के मद्देनजर या डेल्टा वेरिएंट के मद्देनजर? कब और कितने केस डेली आपके प्रोजेक्शन के हिसाब से? अनुराग जी, सबसे पहली बात याद रखने की है कि जब हम दिसंबर 2021 में बात कर रहे हैं तो परिस्थिति पूरी तरह अलग है। अब हमें संक्रमण अकेला नहीं देखना है, अब हमें देखना चाहिए कि गंभीर बीमारी कितनी हो रही है, हॉस्पिटलाइजेशन कितने हो रहे हैं। जी। जब शुरुआत में महामारी फैली थी तो उस समय किसी भी सेटिंग में वायरस नहीं था, तो उस समय हम केसेज काउंट करते थे। आज की परिस्थिति में केस काउंट करने का बहुत ही लिमिटेड मायने है, मीनिंग है, क्योंकि अगर अधिकतर केसेज माइल्ड हैं या असिम्प्टोमेटिक हैं लेकिन बढ़ी हुई टेस्टिंग की वजह से हमें पता चल रहे हैं, तो उसका वही मायने नहीं है कि अगर वही केसेज गंभीर बीमारी के होते। जी। हमें याद रखना होगा कि जब भारत में दूसरी लहर आई थी तो एक समय एक साथ 37 लाख एक्टिव केस पूरे देश में थे हाईएस्ट पीक पर। अभी फिलहाल वो 76,000 है। तो अभी की जो परिस्थिति है वो मार्च अप्रैल की परिस्थिति से भिन्न है। साथ में याद रखने की एक बात और है कि अब हमें उतना घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मार्च अप्रैल में हम जब जो सेकेंड वेव आई थी उस समय 80% आबादी ससेप्टेबल थी, अर्थात उसको कोई भी ना इन्फेक्शन हुआ था ना वैक्सीन लग रही थी। जी। अब आज की परिस्थिति में करीब 80 से 90% आबादी को नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका है और साथ में 90% एडल्ट पॉपुलेशन को एक शॉट लग चुका है वैक्सीन का। तो ये परिस्थिति पहली परिस्थिति से पूरी तरह भिन्न है। अंत में इस वाले सवाल के जवाब में एक चीज और कहना चाहूंगा कि अब समय आ गया, अधिकतर ये देश यह कर रहे हैं कि संक्रमण अकेले से चिंता नहीं करना है, उसके संक्रमण की आउटकम क्या होती है। ठीक है। जैसे हम ओमिक्रॉन के बारे में भी बहुत सारी चर्चाएं सुन रहे हैं, लेकिन याद रखना होगा कि ओमिक्रॉन के अधिकतर केसेज माइल्ड हैं, जल्द ठीक होके चले जाते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत नहीं होती है, लेकिन उनको हॉस्पिटल में रखा जा रहा है क्योंकि एक परिस्थिति अलग है। तो थोड़ा सा नुएंस अप्रोच की जरूरत है। ठीक है सर, कुछ और सवाल हैं, मैं उनके भी जवाब आपसे चाहूंगा। लोगों के जहन में एक सवाल ये भी है कि जो पुराना ग्रैप सिस्टम है, जो जीआरएपी सिस्टम है, वो मौजूदा हालात में भी क्या आपको लगता है कि उसकी रेलेवेंस है? और साथ ही साथ बढ़ते कोरोना के चलते दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या आपको लगता है कि वाकई आगे रेड अलर्ट तक जाने की जरूरत है या ये ओवर रिएक्शन है? तो सबसे पहली बात है कि मेडिकल साइंस हो, एपिडेमियोलॉजी हो, ये इमर्जिंग एविडेंस होते हैं, नए नए जो हमारे पास जानकारी आती रहती है, उसके आधार पर हम अपनी नॉलेज को अपडेट करते हैं। मार्च अप्रैल 2020 में तो रेमडेसिविर, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, अन्य दवाइयां यूज की जाती थी। अब वो हम दवाइयां नहीं यूज करते हैं क्योंकि हमें पता चल चुका है वो असरकारक नहीं है। उसी तरह 1.5 साल पहले जब अगर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे या लॉकडाउन की बात हुई थी, तो अब हम सब याद कर सकते हैं कि क्यों उनकी बात हुई थी। उनकी बात हुई थी क्योंकि हमारा हेल्थ सिस्टम तैयार नहीं है, तो उसको तैयार करने के लिए उनका रोल बीमारी को फैलने में इतना अधिक नहीं था। लेकिन अगर हम वही सिद्धांत 1.5 साल बाद, जब हमारे पास इतना समय है, वही सिद्धांत वही मेजर 2021 में लगाएं अंत में, तो सही नहीं है। उदाहरण के तौर पर सारी दुनिया में बात हो रही है कि स्कूल्स होते हैं वो सबसे अंत में क्लोज करने चाहिए, लेकिन दिल्ली का जो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है वो सबसे पहले स्कूल्स को क्लोज करने की बात कर रहा है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं और कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जो बताते हैं कि हम सीख नहीं रहे हैं, वैज्ञानिक अंडरस्टैंडिंग है। डॉक्टर बेहद अहम बात आपने कही है सर। मैं चाहूंगा कि थोड़ा इस स्कूल वाली बात को आप सरल शब्दों में दर्शकों को समझाएं और दिल्ली में, देश में जो पॉलिसी मेकर हैं उनको भी समझाएं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। स्कूल सबसे आखिर में बंद क्यों होने चाहिए? तो सबसे पहली बात है कि हम महामारी के 2 सालों में देख चुके हैं कि बच्चों को कोविड-19 की गंभीर बीमारी होने का खतरा बहुत कम है। अगर किसी को खतरा है तो एल्डरली पॉपुलेशन, एडल्ट पॉपुलेशन विद कोमॉर्बिडिटी और 18 साल से बड़े एडल्ट को। तो 18 साल से छोटे बच्चों को कोविड-19 का खतरा काफ़ी कम है। दूसरी बात है, हम कई देशों में देख चुके हैं कि उनके देशों में गंभीर लहरें आती रहती हैं, लेकिन बच्चों में खतरा कम रहता है और न ही बच्चों की वजह से संक्रमण फैलता है। तो इन सब चीजों के साथ एक बात और याद रखने की, बच्चे पहले से ही काफी सफर कर चुके हैं। लगभग 21 महीनों से स्कूल्स बंद रहे, कभी
कोविड-19 की वजह से, कभी पॉलिसी डिसीजन डिले की वजह से, फिर पॉल्यूशन की वजह से। तो अब अभी फ़िलहाल जो 400 या 500 केस दिल्ली में हैं, वो 2 करोड़ की आबादी में हैं और अधिकतर तो केसेज़ आप कह रहे हैं ऐसे डॉक्टर लहरिया कि स्कूलों को बंद करने की जरूरत फिलहाल नहीं है, किसी नए पॉलिसी फ्रेमवर्क पर काम करने की जरूरत है। साथ ही साथ एक और सवाल जो लोगों के जहन में हो सकता है वो ये कि बच्चों का वैक्सीनेशन क्या वाकई वो भी बहुत जरूरी है, तब जबकि कोरोना के कुछ मामले बढ़ रहे हैं और खासकर ओमिक्रॉन के। अभी इस बात के कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है कि बच्चों को, जो स्वस्थ बच्चे हैं, उनको कोविड-19 टीकाकरण की इतनी अधिक ज़रूरत नहीं है। अब तक हालाँकि भारत सरकार ने 15 साल से बड़े और 18 साल से छोटे बच्चों के लिए कोविड-19 टीकाकरण चालू कर दिया है, लेकिन उसका भी उन्होंने वजह दिया है। सरकार ने कहा है कि सारे बच्चों में, इस आयु वर्ग में अधिकतर संक्रमण और गंभीर बीमारी की संभावना होती है, तो बच्चों के आयु वर्ग में 15 से 17 साल हाईएस्ट रिस्क है। अदरवाइज जो हेल्दी बच्चे होते हैं, खासतौर से 12 साल से छोटे बच्चों को कोविड-19 के टीकाकरण का अभी कोई सहमति नहीं है, ना ज़रूरत है। भारत ठीक में है फिलहाल कोई वैक्सीन भी अप्रूव नहीं है 12 साल से छोटे बच्चों के लिए। डॉक्टर लहरिया, एक और 12 से सवाल। 18 साल में सभी लोग सहमत हैं कि हाई जी रिस्क चिल्ड्रन को वैक्सीन की अधिक ज़रूरत है। एक स्वस्थ बच्चों को वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है। और अंतिम पॉइंट, जी स्कूल भले ही किसी भी आयु वर्ग में, चाहे 15 से 18 साल में वैक्सीनेशन खोल दिया गया हो, लेकिन स्कूल जाने के लिए वैक्सीनेशन एक प्रीरिक्विजिट नहीं है कि वैक्सीन लगना ज़रूरी नहीं है कि तभी बच्चे स्कूल कर पाएँगे। ठीक हाँ, है, तो वैक्सीन लग जाए ये अच्छी बात तमाम है। पॉलिसी मेकर्स को सोचने की बात है जो आप कह रहे हैं, यहाँ पर वैलिड पॉइंट है सर आपका। लेकिन एक चीज और हर किसी के जहन में है, वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। ओमिक्रॉन के जो सिम्टम्स हैं वो कंपैरेटिवली डेल्टा के बहुत माइल्ड हैं, फिर ये पैनिक जैसी सिचुएशन क्यों नजर आ रही है, खासकर सोसाइटी के मुकाबले पॉलिसी मेकर्स में? मैं आपसे सहमत हूं कि ओमिक्रॉन की जो परिस्थिति है वो बहुत अलग है। अब हम बात करते हैं, भारत में ओमिक्रॉन का जो पहला केस आया था वो 2 दिसंबर को आया। तब से 2 दिसंबर से 29 दिसंबर के बीच में 27 दिन में अगर 900 केस आए ओमिक्रॉन के रिपोर्ट हुए हैं, तो उसी बीच भारत में डेल्टा और अन्य वेरिएंट की वजह से 2 लाख से ऊपर केस रिलीज हुए हैं। तो भारत की मुख्य समस्या डेल्टा वेरिएंट है और हम उसको भी समस्या नहीं है, क्योंकि अब हम जानते हैं कि जैसे-जैसे महामारियां फैलती हैं, एक माइल्ड संक्रमण लोगों को होगा। और क्योंकि लोगों को वैक्सीनेशन हो रहा है, तो हम अश्योर्ड हैं कि गंभीर बीमारी होने का खतरा कम है। तो 800 केसेज ओमिक्रॉन के पर अधिक चिंता दर्शाई जा रही है, बजाय 2 या 2.5 लाख केस जो डेल्टा वेरिएंट की वजह से हो रहे हैं। जी मैं फिर से दोहराना चाहूंगा बिल्कुल, ये एक बड़ा महामारी की विरोधाभास है जो आप कह रहे हैं। जी सर, अपनी बात कंप्लीट कीजिए, कहिए सर। महामारी के 2 साल में हमारे वही पद्धति नहीं फॉलो करनी चाहिए। शुरुआत में हम डेली केस काउंट फॉलो कर रहे थे। अब समय आ गया है कि हम नुएंस्ड अप्रोच को फॉलो करें। हाँ, डेली केस काउंट जरूर करते रहें, लेकिन साथ में यह देखें कि उनमें से कितने माइल्ड केस हैं, कितने मॉडरेट हैं, कितने गंभीर हैं, कितनों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। और उन सारे पैरामीटर्स को साथ में रख के हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? बिल्कुल डॉक्टर लहरिया, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं, एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पर लेना है सर, लेकिन कुछ और सवाल हैं लोगों के, उन सवालों के जवाब भी आपसे जानेंगे। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर हो रहे हैं। क्या वाकई हमारे देश में तीसरी लहर आने जा रही है? क्या वाकई ओमिक्रॉन एक बड़ी चुनौती है? क्या वाकई स्कूलों को बंद कर देना चाहिए, जिस तरीके का फैसला 1-2 राज्यों ने लेना शुरू कर दिया है? ऐसे तमाम सवालों का जवाब दे रहे हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर चंद्रकांत, एक और लोगों के जहन में सवाल है सर, वो ये कि जब दोनों वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, तो क्यों बूस्टर डोज के चक्कर में पड़ना? पहली बात याद रखने की है कि वैक्सीन संक्रमण से नहीं बचाती हैं। वैक्सीन की भूमिका होती है गंभीर बीमारी, हॉस्पिटलाइजेशन एंड डेथ। संक्रमण से बचने के लिए हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना होगा, फेस मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, वेंटिलेटेड एयर प्लेसेज जहां पर हों। तो वैक्सीन गारंटी नहीं है कि संक्रमण नहीं होगा, लेकिन वैक्सीन काफी हद तक अश्योर करती है कि आपको गंभीर बीमारी नहीं होगी। जहां तक बूस्टर की बात आती है, तो बूस्टर हाई रिस्क पॉपुलेशन में या उन लोगों को दिया जाने का प्रावधान किया गया है जो हायर एक्सपोजर है। वैक्सीन बूस्टर डोज को प्रिकॉशन शॉट भी कहा जा रहा है, क्योंकि अभी इस पर और रिसर्च चल रही है कि कौन सी बूस्टर शॉट बेटर होगा और साथ में कितना अंतराल पर बूस्टर शॉट दिया जाना चाहिए। तो बूस्टर की अपनी एक भूमिका है बीमारी की गंभीरता को रिड्यूस करने के लिए, या वैक्सीन की अपनी भूमिका है बीमारी की गंभीरता को रिड्यूस करने के लिए। संक्रमण रोकने के लिए हमें वही पुराने तरीकों का पालन करना होगा। डॉक्टर चंद्रकांत, एक लोगों के जहन में, खासकर एक्सपर्ट्स के जहन में ये सवाल है और इसको लेकर भारत में काफ़ी चर्चा हो रही है, वो ये कि जो भी वेरिएंट बहुत तेज़ी से फैलता है वो दरअसल में उतनी तेज़ी से खत्म भी होता है। अगर ओमिक्रॉन के केस बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कोरोना भारत से खत्म हो जाएगा या काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। क्या ओमिक्रॉन भारत के लिए वरदान साबित हो सकता है?
यह काफी हद तक संभव है। आखिरकार एक बात तो श्योर है कि ये बीमारी महामारी खत्म होगी और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी खत्म हो। चूंकि लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका है, तो आज ही दक्षिण अफ्रीका से एक स्टडी आई है जिसमें निष्कर्ष निकाला गया है कि जिन लोगों को ओमिक्रॉन हुआ था और साथ में पास्ट इन्फेक्शन था, उनमें ओमिक्रॉन होने के बाद एंटीबॉडी की मात्रा 14 गुना अधिक थी। तो इस बात से संकेत मिलता है, इस बात का इंटरप्रिटेशन यह है कि अगर ओमिक्रॉन होने के बाद व्यक्ति को माइल्ड इलनेस होती है और एंटीबॉडी का लेवल बढ़ जाता है, तो वो भविष्य में होने वाले अन्य वेरिएंट से भी काफी हद तक प्रोटेक्टेड है। तो ओमिक्रॉन का संक्रमण, अगर अभी इस पर और रिसर्च चल रही है, लेकिन अगर और सबूत मिलते हैं और बताता है कि यह माइल्ड इलनेस है, तो हमें इसकी चिंता करने की इतनी अधिक जरूरत नहीं होगी। फिर हमें निश्चित रूप से केस काउंट को बंद कर देना चाहिए और ध्यान देना चाहिए उन लोगों पर जिनको किसी भी वेरिएंट से, चाहे डेल्टा हो, ठीक है। ओमिक्रॉन हो, उसकी वजह से गंभीर बीमारी हो। तो डॉक्टर एक अच्छा चंद्रकांत, संकेत आखिर हो में सकता हाँ है या और ना में इसी बता तरह से दीजिए सर, एक बीमारियां पेरेंट के तौर पर मेरा सवाल है, अपने बच्चे को स्कूल भेजूं या ना? बिल्कुल भेजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया जुड़ने के लिए हमारे साथ और कोरोना और ओमिक्रॉन के जो तमाम सवाल हैं उन सवालों का जवाब देने के लिए।